वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट एडुकॉम एकेडमी। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे भारत में महिलाओं की स्थिति के बारे में कि हमारे देश में महिलाओं की जो स्थिति है वो किस तरह है। ओके राइट। सबसे पहले हम ये समझेंगे महिला सशक्तिकरण आखिर है क्या। तो अगर हम महिला सशक्तिकरण को आसान शब्दों में समझें तो इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना, राइट, ताकि वे हमारे समाज में पीछे न रहे और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और हमारे समाज में सिर उठाकर चल सके। महिला सशक्तिकरण का मुख्य लक्ष्य ये भी है कि महिलाओं को उनके वास्तविक अधिकार दिलाना है। ओके राइट। भारत में यानी हमारे देश में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, ये सब जानते हैं। महिलाओं वर्षों से जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उन्हें उपेक्षित रखी गई है। उपेक्षित का मतलब जो तिरस्कार किया जा रहा है, यानी कि अनादर किया जा रहा है, यानी कि नेग्लेक्ट किया जा रहा है इसे। ओके राइट। और उन्हें पुरुषों के मुकाबले जो उन्हें हीन समझा जाता है। इसे मनोवैज्ञानिक रूप से अगर देखा जाए तो महिलाओं को जो है हवास हुआ है, यानी कि शोषण किया जा रहा है और उनके व्यक्तित्व का जो है पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। भारतीय समाज की एक जो है विकट समस्या की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले आता है हमारा लिंग भेद या महिला वर्ग की स्थिति को लेकर है, जिनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति सदियों से जो है तिरस्कृत ने रही है। ओके, महिलाओं को जो है सामाजिक जीवन में निचला स्तर प्रदान किया गया है। ओके, अब हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण के बारे में। जो हमारा संविधान है वो क्या कहता है। तो जैसा कि हमने अभी चर्चा किया कि लैंगिक समानता यानी कि जेंडर इक्वलिटी, और ये जो है लैंगिक समानता का जो सिद्धांत भारतीय संविधान में जो है निहित है। ओके राइट। जो हमारा संविधान है वो न केवल महिलाओं को जो है समानता की गारंटी देता है, बल्कि राज्य को महिलाओं के जो पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपाय करने की शक्ति को भी प्रदान करता है, ताकि उनकी सच्चाई और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक से जो उन्हें लाभ नहीं मिल रहे हैं उन स्थिति को जो है अच्छा किया जाए। राइट। अगर महिलाओं को लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किए जाने वाला आर्टिकल्स 15 में जो है प्रावधान किया गया है, लिंग के आधार पर
भेदभाव नहीं किए जाने आर्टिकल्स 15 में प्रावधान है और विधि विधि के समक्ष समान संरक्षण का जो मूल अधिकार है वो अनुच्छेद 14 में प्रावधान किया गया है। हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिक के लिए यह मूल कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि महिलाओं की जो गरिमा है उनके विरुद्ध प्रचलित अपमानजनक प्रथाओं को त्याग करें। सबसे पहले तो ये बात है। ओके, अब हम बात करेंगे कि हमारे देश में वो कौन सा क्षेत्र है जहां महिलाओं ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। ओके, राइट। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि भारत में वो कौन सा क्षेत्र है जहां महिलाओं ने असाधारण रूप से जो है अच्छा प्रदर्शन किया है। तो हमारे देश में वैसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां महिलाओं ने असाधारण रूप से जो है अच्छा प्रदर्शन की हैं और कर भी रही हैं और करती भी रहेंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दोस्तों इसके बारे में। ओके, तो दोस्तों वर्षों से महिलाओं ने समाज के अन्याय को जो है बहुत झेला है, लेकिन आज जो स्थिति ऐसी भी है जो आज बदलते समय के साथ उन्होंने अपनी एक पहचान बना ली है। उन्होंने लैंगिक रूढ़ियों की बेड़ियों को जो है तोड़ दिया है और अपने सपनों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मजबूत से खड़ी हैं। जैसे कि हम कुछ महिलाओं और उनकी हाल की जो उपलब्धियां को देख सकते हैं, जैसे कि सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरणविद, रक्षा क्षेत्र, खेल क्षेत्र, ओके, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन में, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में और शिक्षा क्षेत्र में। तो आइए और उन पर हम डिस्कस करते हैं। ओके ओके दोस्तों, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ महिलाओं ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है और करेंगे भी और करती रहेंगी। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक कार्यकर्ता क्षेत्र के बारे में। तो अगर हम सामाजिक कार्यकर्ता क्षेत्र के बारे में अगर बात करें तो सिंधुताई शपकाट जो पद्मश्री 2021 जो अनाथ बच्चों की जो है परवरिश की। ओके, अगर हम पर्यावरणविद के क्षेत्र में बात करें तो सबसे पहले जो है तुलसी गौड़ा, जो वे वन विश्वकोश जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट के नाम से पुकारी जाती हैं। अगर हम रक्षा क्षेत्र के बारे में बात करें तो अवनी चतुर्वेदी, जो एकल रूप से लड़ाकू विमान MiG-21 का जो उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला हैं। अगर हम खेल के संबंध क्षेत्र में बात करें तो मैरी कॉम, जो ओलंपिक में बॉक्सिंग में मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला हैं। PV सिंधु 2 ओलंपिक पद, कांस्य टोक्यो 2020 और रजत रियो 2016 जीतने वाली पहली भारतीय महिला। भारतीय महिला क्रिकेट टीम
फाइनलिस्ट, सिल्वर मेडल, राष्ट्र खेल 2022। ओके, अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी। गीता गोपीनाथ जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में पहली महिला मुख्य शास्त्री रही हैं। ओके, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्षेत्र के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सॉरी, यहाँ पे हमने प्रौद्योगिकी का जो है डिस्कस किया, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। ओके, राइट। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो गीता गोपीनाथ, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो है पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में जानी जाती हैं। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो शकुंतला देवी जो सबसे तेज मामन संगणना का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। ओके, और सनन ढाका जो है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी प्रवेश परीक्षा जो NDA की जो है पहली महिला बैच, यानी कि ऑल इंडिया रैंक 1, और UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2021 में शीर्ष 3 अखिल भारतीय रैंक महिला उम्मीदवारों ने द्वारा जो है हासिल किए गए हैं। और एक है आपका रह गया आपका अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो टेसी थॉमस जो मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के रूप में प्रतिष्ठित अग्नि V मिसाइल परियोजना के संबंध में जो है रूप में जानी जाती हैं। ओके, तो दोस्तों ये रहा आपका भारत में वैसे क्षेत्र हैं जिन्होंने महिलाओं में ने जो है असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किए हैं, और आई विश और आई होप कि वो हमेशा करती रहें। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि भारत में महिलाओं से संबंधित चिंता के वर्तमान क्षेत्र के बारे में। ओके, तो दोस्तों भारत में महिलाओं से संबंधित चिंता के वर्तमान क्षेत्र के अगर बारे में बात करें तो सबसे पहले जो है पुरुष महिला साक्षरता दर में अंतर, उसके बाद है लैंगिक भूमिका के संबंध में रूढ़िग्रस्तता, तीसरा है समाजीकरण प्रक्रिया में अंतर, और विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, सुरक्षा संबंधी चिंता का विषय, पीरियड पॉवर्टी, ग्लास सीलिंग। ओके, राइट। तो आइए समझते हैं पुरुष महिला साक्षरता में यानी कि दर में अंतर के बारे में। ओके, राइट। हमारे समाज में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए शिक्षा के अवसर की समानता सुनिश्चित करने के सरकार के प्रयासों के बावजूद हमारे देश में महिलाओं की साक्षरता दर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बदतर है यानी कि खराब है। ठीक है, ग्रामीण भारत में विद्यालय दूर स्थित, मतलब बहुत दूर स्थित, यानी कि अगर ग्रामीण में अगर जाएं तो यानी कि ग्रामीण भारत में यानी कि भारत के अगर ग्रामीण यानी कि गांव में जाएं तो विद्यालय जो है बहुत दूर पे स्थित है, और सुदृढ़ स्थानीय कानून व्यवस्था के अभाव में बालिकाओं के लिए स्कूली शिक्षा के लिए लंबी दूरी की यात्रा करना असुरक्षित लगता है कानून व्यवस्था के कारण।
सेकंड पॉइंट में आते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या, ओके, दहेज और बाल विवाह जैसी पारिवारिक प्रथाओं ने भी समस्या में योगदान दिया है, जहां कई परिवारों को बालिकाओं को शिक्षित करना आर्थिक रूप से अव्यावहारिक लगता है। तो एक तो ये रहा आपका पुरुष महिला साक्षरता दर में अंतर, ओके। तो अगर पुरुष महिला साक्षरता दर में अगर अंतर को कम करना है तो सबसे पहले तो स्कूली शिक्षा के जो है सही करना होगा कि हर गांव में जितना नज़दीक हो सके स्कूली को जो है स्कूल को जो है बनाने की व्यवस्था की जाए, और कानून व्यवस्था को भी जो है ठीक किया जाए कि ताकि हमारे समाज की जो भी बालिकाओं हैं उनके प्रति जो अगर भेदभाव या कुछ छेड़खानी हो रहा है तो उनके खिलाफ जो है जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। और कन्या भ्रूण हत्या, यानी कि देखिए कन्या भ्रूण हत्या की अगर बारे में हम बात करें तो देखिए दहेज सबसे बड़ा है। दहेज को अगर हम लोग दूर करते हैं तो सबसे पहले तो कन्या भ्रूण हत्या को भी कम किया जा सकता है, और बाल विवाह जैसी जो पारिवारिक प्रथाओं है उससे भी जो है आप कम कीजिए, तो कन्या भ्रूण हत्या जो हो रही हैं उन्हें भी आप जो है कम कर सकते हैं, ओके, राइट। अब हम बात करते हैं लैंगिक भूमिका के संबंध में रूढ़िग्रस्तता, ओके, ग्रस्तता। तो लैंगिक भूमिका के संबंध में रूढ़िग्रस्तता जो है अभी भी भारतीय समाज का एक बड़ा तबका है जो यह मानता है कि वित्तीय जिम्मेदारियों निभाने और बाहर जाकर काम करने की भूमिका पुरुषों की है। लैंगिक भूमिका के संबंध में रूढ़िग्रस्तता जो है आमतौर पर महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह और भेदभाव को जो है जन्म दिया है, जैसे कि महिलाओं को बच्चों को जो है पालन पोषण संबंधी उनके कार्यों के कारण कर्मियों श्रमिकों के रूप में कम विश्वसनीय माना जाता है। तो इस तरह से है। अब हम बात करेंगे सामाजिक प्रक्रिया में अंतर के बारे में। तो सामाजिक प्रक्रिया के अंतर के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है हमारे देश के कई भागों में विशेष रूप से जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं के लिए अभी भी समाजीकरण के मानदंड को अलग अलग है। महिलाओं से मृदुभाषी, शांत और चुप रहने की अपेक्षा की जाती है। उनसे शिक्षित तरीकों से चलने और बात करने और बैठने और व्यवहार करने की अपेक्षा होती है। इसकी तुलना में पुरुष अपनी इच्छा अनुसार कैसा भी व्यवहार करे, कोई उन पे कुछ नहीं बोलता, ओके। अब हम बात करेंगे विधायिका में महिलाओं के प्रति जो है प्रतिनिधित्व को, ठीक है। तो देखिए पूरे भारत यानी कि पूरे भारत में विभिन्न विधायी निकायों में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो कम रहा है, और अंतर संसदीय संघ, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU और संयुक्त राष्ट्र महिला UN यानी कि एक रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो संसद में निर्वाचित महिला प्रतिनिधित्व की संख्या के मामले में भारत 193 देशों के बीच में 148वें स्थान पर रहा है। अगर हम सुरक्षा संबंधी और चिंता के विषय के बारे में अगर बात करें, यानी कि महिलाओं में जो है संबंधित चिंता के वर्तमान क्षेत्र के बारे में, तो सबसे पहले जो है भारत में सुरक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रयासों के बावजूद महिलाओं को भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, बलात्कारी, तस्करी, जबरन, वेश्यावृत्ति, ऑनर किलिंग, कार्यस्थल पर
यौन उत्पीड़न जैसी विभिन्न स्थितियों का जो है सामना करना पड़ता है। ओके राइट। अब हम बात करेंगे पीरियड पॉवर्टी के बारे में। तो पीरियड पॉवर्टी विश्व के कई देशों या विशेष रूप से भारत में गंभीर चिंता का एक विषय है। पीरियड पॉवर्टी मानसिक धर्म को ठीक से संबंधित करने के लिए आवश्यक स्वच्छता उत्पादों या मासिक धर्म शिक्षा और स्वच्छता एवं साफ सफाई सुविधाओं तक पहुंच की कमी को इंगित करती है। वर्ष 2011 में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ द्वारा जो है किए गए एक अध्ययन से प्रदान हुआ कि भारत में केवल 13% बालिकाओं को पहले मासिक धर्म से गुजरने के पहले से इसके बारे में जो है पता था। अब हम बात करते हैं ग्लास सीलिंग के बारे में। तो ग्लास सीलिंग न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में महिलाओं को एक सामाजिक बाधा का सामना करना पड़ता है जो उन्हें प्रबंधन क्षेत्र में शीर्ष नौकरियों तक जो है पदोन्नति होने से रोकता है। ग्लास सीलिंग ओके। अब हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण से संबंधित प्रमुख सरकारी योजनाओं के बारे में। तो आइए जानते हैं कि महिला सशक्तिकरण से संबंधित प्रमुख सरकारी योजनाएं कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ओके राइट। दूसरा है आपका उज्ज्वला योजना ओके। तीसरा है आपका स्वाधार गृह योजना। चौथा है प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना ओके राइट। एंड वन स्टॉप सेंटर राइट, वन स्टॉप सेंटर योजना ओके राइट, वन स्टॉप सेंटर योजना। तो ये आपका है महिला सशक्तिकरण से संबंधित प्रमुख सरकारी योजना है जिसे हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। अब जानते हैं कि आगे की राह क्या किया जाए। अगर भारत में महिलाओं की जो है स्थिति अगर अच्छी नहीं है तो उसे हम दूर कैसे करेंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ओके। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि भारत में महिलाओं से जो यहाँ से छूट गया है, याद रखना से संबंधित समस्याओं को दूर करने का उपाय क्या है, ठीक है। तो अगर हम अपने देश में महिलाओं से संबंधित समस्याओं को जो है दूर करने के उपाय के अगर बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हमें शिक्षा के बेहतर अवसर पे जो है ध्यान देना होगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, महिलाओं को शिक्षा देने का अर्थ यह है कि पूरे परिवार को शिक्षा प्रदान करना। सबसे पहले बात याद रखना, महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा करने में शिक्षा अहम भूमिका निभाती है और यह समाज में महिलाओं की स्थिति को बदलने का भी अवसर देती है। शिक्षा बेहतर तरीके से निर्णय लेने में सक्षम बनाती है और आत्मविश्वास जगाती है। बालिकाओं के लिए शिक्षा के अधिकार की पुष्टि करने
और शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव से मुक्त रहने की जो उनके अधिकार हैं उनकी सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा नीति को और अधिक समावेशी बनाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही शिक्षा नीति को युवाओं और बालिकाओं को जो है लक्षित करना चाहिए कि बालिकाओं और महिलाओं के प्रति उनके दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव आएं। ओके, अब हम बात करेंगे स्किलिंग और माइक्रो फाइनेंसिंग के बारे में। तो दोस्तों, स्किलिंग और माइक्रो फाइनेंसिंग के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले कौशल निर्माण या स्किलिंग और सूक्ष्म वित्त पोषण या माइक्रो फाइनेंसिंग से महिलाओं जो हैं आर्थिक रूप से स्थिर बन सकती हैं और इस प्रकार वे समाज के दूसरे लोगों पर निर्भर नहीं बने रहेगी। महिलाओं को बाजार की मांग के अनुरूप गैर पारंपरिक कौशल में प्रशिक्षण देना और महिलाओं के लिए सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में बृहत रोजगार सृजित करना वित्तीय सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे महिलाओं की सुरक्षा के बारे में। तो दोस्तों, हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान सरकार की पहल और तंत्र के बारे में महिलाओं के बीच जागरूकता बढ़ाने हेतु एक बहुक्षेत्रीय रणनीति तैयार करने की चाहिए। पैनिक बटन, निर्भया पुलिस स्क्वाड महिला सुरक्षा की दिशा में कुछ सराहनीय कदम है। महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारने प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 को महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने और महिलाओं के स्थिति और अवसर की समानता के अधिकार का सम्मान करने वाले एक सक्षम वातावरण का निर्माण करने के लिए अधिनियमित किया गया था। अब हम बात करेंगे कि शासन के निम्नतम स्तर पर जो है निर्दिष्ट कार्य क्या है। तो शासन के निम्नतम स्तर पर निर्दिष्ट कार्य जो हैं शासन में अधिक समावेशिता लाने और भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए शासन के निम्नतम स्तर पर परियोजनाओं को तैयार करने और समर्थन देना और उसे बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जैसे कि स्वागतम नंदिनी जो मध्य प्रदेश कटनी। यह पहल जो है बालिकाओं के जन्म का उत्सव बनाने के उद्देश्य से की गई है। स्वागतम नंदिनी। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत अगर हम बात करते हैं तो बेटी के जन्म का जश्न मनाने के लिए एक छोटे से आयोजन के साथ नवजात बच्चियों के माता पिता को बेबी किट प्रदान किया जाता है। नन्हे चिन्ह जो हरियाणा पंचकूला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा जो है प्रोत्साहित इस कार्यक्रम के तहत बच्चियों को जो है उनके परिवारों और स्थानीय आंगनबाड़ी केंद्रों में लाया जाता है। उनके पैरों के निशान एक चार्ट पेपर पर अंकित किए जाते हैं और आंगनबाड़ी केंद्र की दीवार पर माँ और बच्चियों के नाम के साथ जो है लगाए जाते हैं। अगर हम बात करें शिक्षा में प्रोत्साहन के बारे में तो ये भी जो है दूर करने का एक उपाय है। तो शिक्षा में प्रोत्साहन करने के ये उपाय के बारे में हम बात करते हैं तो बालिकाओं के उच्च ड्रॉप आउट दर पर जो है अंकुश के लिए उस शिक्षा हेतु अपेक्षाकृत जो है उच्च वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता है। शिक्षा और सूचना और संचार अभियानों के माध्यम से समान बाल लिंगानुपात प्राप्त करने में सक्षम होने वाले ग्रामों और जिलों को जो है पुरस्कृत किया जाना चाहिए। ई गवर्नेंस पर अगर हम बात करें तो इसके अतिरिक्त जो है बल दिया जाना चाहिए ताकि छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति के लिए केंद्र और वित्तीय राज्य सरकारों द्वारा जारी किए जाने वाले परिव्यय की जो है संबंध जो है जांच हो सके, समस्या को जो है जांच हो। ग्रामीण स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तो अच्छा ओके,
ग्रामीण स्तर पर बुनियादी सुविधाओं में सुधार। ओके, तो यहाँ पे जो है बुनियादी ढांचे में सुधार से घरेलू कार्य का बोझ कम हो सकता है। जैसे कि ग्रामीण महिलाओं के घरेलू कार्यों में जो पानी और ईंधन की लकड़ी लाने जैसी कठिन कार्य शामिल होते हैं, पाइप से पेयजल की आपूर्ति और स्वच्छ प्राकृतिक गैस, जिसमें सुधार अभी आ रहा है अभी भी, और इस भार को कम करे। ठीक है, अब हम बात करते हैं महिला विकास से, जो महिला नेतृत्वकारी विकास की ओर, जो इसे दूर करने का उपाय। इसे भी जो है महिला से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सकता है। तो बात करते हैं इसके बारे में कि महिलाओं को जो है भारत की प्रगति और विकास के वास्तुकार की भूमिका सौंपी जानी चाहिए, और इसके बजाय इसके वे विकास के पल जो निष्क्रिय और प्राप्तकर्ता पर जो है बने रहें। महिला नेतृत्वकारी विकास का मतलब ये है कि उसका जो श्रृंखला प्रभाव जो है निर्विवाद है। क्यों है? क्योंकि एक शिक्षित और सशक्त महिला आने वाली जो पीढ़ियों के लिए जो है शिक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करेगी। ओके, राइट। अब हम बात करते हैं कि लास्ट में कि महिलाओं के कल्याण के लिए जो है बहुत से जो हैं प्रयास किए गए हैं, जिससे महिलाओं की स्थिति में जो है अवश्य ही सुधार हुए हैं। जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा क्रीड़ा के क्षेत्र में जो है महिलाओं का जो है समुचित विकास हुआ है, जिससे क्या है कि महिला सशक्ति में सहायता मिली है। फिर भी महिलाओं के समक्ष अभी कुछ समस्याएं हैं, इसलिए इन समस्याओं का समाधान करने के लिए समुचित उपाय करने चाहिए और इसको जो है इसमें सुधार लानी चाहिए। ओके, तो ये रहा आपका आज भारत में महिलाओं की स्थिति के संबंध में आज टॉपिक आर्टिकल्स। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। ओके।